नमस्कार। आज हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण एवं संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, अमेरिकी शासन व्यवस्था की आधारशिला है और सरकार के, जिससे आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के ये तीनों ही अंग का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवाद का विषय रही है। और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे प्रमुख है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का यदि हम अर्थ देखें तो यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करे और उसके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू था और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसे दूसरे अंगों के कार्य में हस्तक्षेप करने की चेष्टा या उसको प्रभावित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस आधार पर यह देखें हम तो अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे वो शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और अमेरिकी संविधान निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित भी किया। तो इस प्रकार से अमेरिकी संविधान निर्माता जो है शक्ति विभाजन सिद्धांत के समर्थक थे और वो शासन को सीमित करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाते हुए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का पालन भी किया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से किया गया है। तो अमेरिकी संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसका खंड 1 व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों की व्यवस्था करता है और संविधान में व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां जो है एक कांग्रेस को प्रदान की गई हैं और ये कहा गया है कि व्यवस्थापिका की शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी जिसका काम कानून बनाना होगा। दूसरा है अनुच्छेद 2 का खंड 1, इसमें यह कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 3 का खंड 1 न्याय संबंधी शक्तियों के संबंध में है और इसमें ये कहा गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित करेगी। इस प्रकार तीनों अंगों की स्वतंत्रता, तीनों अंगों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं, अलग अलग व्यवस्था की गई है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में वरन व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं करता है। तो सबसे पहला है शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के लिए चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। यहाँ पर तो कांग्रेस अथवा सीनेट प्रतिनिधि सभा के सदस्य तथा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो कांग्रेस की जो चयन की प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के अनुसमर्थन से होती है। तो तीनों ही अंगों के चयन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है। अगला है शासन के एक अंग की सदस्यता का प्रावधान। तो अमेरिका का कोई भी नागरिक या तो व्यवस्थापिका
या कार्यपालिका या न्यायपालिका, इनमें से इन तीनों ही अंगों में से किसी एक का ही सदस्य बन सकता है। कोई भी व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य होते हुए न तो कार्यपालिका का सदस्य बनेगा और न ही न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की एक अंग की सदस्यता का प्रावधान अमेरिका के अंदर किया गया है। अगला है इसके अंदर सरकार के विविध अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। तो ये इस आधार पर यदि हम देखें तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष है, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और इनको तीनों ही अंगों को अपने अपने कार्यकाल की सुनिश्चितता है। कोई भी अंग एक अंग दूसरे अंग को नहीं हटा सकता। कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है और महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग कार्यकाल है और कार्यकाल की सुनिश्चितता है। और विभिन्न अंगों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। तो विभिन्न अंगों के जो उत्तरदायित्व हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों ही अंगों का जो उत्तरदायित्व है वो अलग अलग है। अगला है नियंत्रण एवं संतुलन का अर्थ। अब ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो सिद्धांत अपनाया गया है अमेरिका में, ये ऐसा कहा जाता है कि सरकार के तीनों ही अंगों को हम यदि कठोरता से अलग कर दें तो शासन के अंदर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए इन तीनों ही अंगों को एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ताकि नियंत्रण और संतुलन का अर्थ यही है कि हर एक अंग पर अन्य 2 अंगों का नियंत्रण स्थापित किया गया है, ताकि शासन के अंदर गतिरोध ना हो, शासन के अंदर संतुलन बना रहे। तो नियंत्रण संतुलन का शासन का अर्थ है, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो जाए और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन के ये 2 सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों सिद्धांतों में कोई विरोध नहीं है। ये 2 सिद्धांत और व्यवस्थाएं तो एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है और वह है शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना, जिससे शासन नागरिकों की स्वतंत्रता को कोई आघात न पहुंचा सके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंदर शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था भी की गई है। अब अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था की गई है वो किस प्रकार से है। सबसे पहला है कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। तो कांग्रेस की शक्ति यानी कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उस पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण स्थापित किया गया है। वो किस प्रकार से कि जैसे कानून निर्माण जो है कांग्रेस का कार्य है, लेकिन कांग्रेस के कानून तब तक विधि नहीं बन सकते जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर ना कर दे। और राष्ट्रपति को 2 प्रकार के वीटो मिले हुए हैं, एक तो विलंबनकारी वीटो और दूसरा पॉकेट वीटो, जिसे जेबी निषेधाधिकार के नाम से हम जानते हैं। तो विलंबनकारी वीटो के माध्यम से वो कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून में देरी लगा सकता है, साइन करने से मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस प्रकार से वो किसी कानून को बनने में देरी कर सकता है। और जेबी वीटो उसे कहते हैं जो संसद के अंतिम सत्र के अंतिम 10 दिवस में जो विधेयक पारित होते हैं, यदि वो राष्ट्रपति के पास वहाँ से पास होकर हस्ताक्षर के लिए जाते हैं और यदि राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर अंदर उस पर हस्ताक्षर न करे तो वो राष्ट्रपति की जेब में चले जाते हैं, जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस पर यह राष्ट्रपति का नियंत्रण है। दूसरा है न्यायाधीश या न्यायपालिका का नियंत्रण। तो कांग्रेस जो अधिनियम पारित करती है, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और यदि वो ये पाती है कि कांग्रेस द्वारा पारित वो अधिनियम
का कुछ भाग या संपूर्ण भाग संविधान की धाराओं के विपरीत है तो वो उसी सीमा तक रद्द हो जाता है जिस सीमा तक वो संविधान की धाराओं के विपरीत जा रहा होता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण हो गया दो संस्थाओं का, एक तो कार्यपालिका का, दूसरा न्यायपालिका का। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। तो राष्ट्रपति की शक्ति पर भी दो अंगों का नियंत्रण है। सबसे पहला है एक तो कांग्रेस का नियंत्रण और दूसरा है न्यायपालिका का नियंत्रण। तो कांग्रेस का नियंत्रण किस प्रकार से है, तो राष्ट्रपति जो संधियां, समझौते, नियुक्तियां और जो युद्ध की घोषणा करता है वो तभी प्रभावित होती हैं जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि प्रदान कर दे। तो इस प्रकार से सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, राष्ट्रपति जो आदेश प्रसारित करता है उनकी संवैधानिकता की जांच न्यायाधीशों के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा की जा सकती है और यदि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश संविधान की धाराओं के विपरीत होते हैं या संविधान के विपरीत होते हैं तो वो उसी सीमा तक रद्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर दो अंगों का नियंत्रण है। अगला है न्यायपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। तो न्यायपालिका की शक्ति पर भी नियंत्रण रखा गया है दो अंगों का। तो कांग्रेस द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनके वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका पर भी दो अंगों का नियंत्रण हो गया, एक तो कांग्रेस का नियंत्रण, दूसरा राष्ट्रपति का नियंत्रण। अब हम देखते हैं कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं, अतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट भी एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं। और लास्ट है इसके अंदर संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। तो संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो अमेरिका के अंदर जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। यदि इसकी हम आलोचना देखें तो प्रथम आलोचना इसकी ये की जाती है कि शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन का जो सिद्धांत के होने के कारण अमेरिकी शासन व्यवस्था में एकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर है नियंत्रण और संतुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच जो है पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये दोनों हैं इसकी आलोचना है। तो इस प्रकार से ये अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।